दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक मिस्टीरियस वेब सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 20 साल पहले थाई कोडू के जंगल को दिखाते हैं, जो कि कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हमें कबीले वालों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी त्योहार की तैयारी कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी कबीले के लोग तैयार होकर नाचते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कबीले वाले कोई माता की पूजा कर रहे हैं। फिर कबीले वाले गुफा को अंदर से बंद करके अजीब सी आवाज निकालते हैं और एक बड़े से गड्ढे को घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक औरत उस गड्ढे में आग लगा देती है और एक एक करके सारे कबीले वाले उस जलते हुए गड्ढे में कूदकर खुद को खत्म कर देते हैं। ये सीन देखने में काफी मिस्ट्री से भरा था। ऐसा लग रहा था कि कबीले वालों ने मिलकर माता के सामने खुद की बलि दी हो और कोई पुराना रिचुअल पूरा किया हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोई अजीब सी डरावनी चीज किसी पेड़ के अंदर से बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक शक्ति आजाद हुई है, जो कि शायद कबीले के लोगों के रिचुअल पूरा करने से हुआ है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या और उसके साथ इरफान को देखते हैं, जो कि जंगल में पानी के अंदर खड़े थे और उनके सामने हाथियों का एक झुंड था, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। तब सत्या हाथियों के पास जाकर शांत खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक बड़े से हाथी को सहलाने लगता है, मतलब कि उसने हाथियों से दोस्ती कर ली थी। फिर जब सारे हाथी वहाँ से जाने लगते हैं, तब सत्या एक हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम डॉक्टर की मदद से उस हाथी का इलाज करते हैं, क्योंकि उस हाथी के पैर में कांच घुस गया था, जो कि किसी आदमी ने जंगल में दारू पीकर बोतल वही छोड़ने की वजह से हुआ था। अब सीन चेंज होता है और हम रॉबर्ट नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं, जो कि रात में जंगल के अंदर जानवर की फोटो खींचने जा रहा होता है। रॉबर्ट को तब वहाँ पर काफी डरावनी आवाज आती है, जिससे वह डर जाता है। फिर जैसे रॉबर्ट पीछे मुड़ता है, ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर अटैक किया हो, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या अपने साथी इरफान और पुनीता के साथ जंगल में राउंड लगा रहे होते हैं। तब उनको जंगल में एक बड़ा सा पेड़ कटा हुआ मिलता है, जो कि इलीगल काम था। फिर इरफान अब पुनीता को आसपास देखने के लिए कहता है कि कहीं और पेड़ तो नहीं कटे। जैसे पुनीता चेक करती है तो वह जंगल में एक चीज को देखकर डर जाती है। फिर जब सत्या और इरफान देखते हैं तो पेड़ के ऊपर किसी आदमी की लाश होती है, जिसको किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पेड़ के ऊपर तो रॉबर्ट की ही लाश है, पर रॉबर्ट को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट को कैसे मारा है, क्योंकि उसके ऊपर जाले लगे थे। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम एनआर नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि अपनी दादी का पिंडदान कर रहा होता है, क्योंकि वो हाल ही में भगवान को प्यारी हुई है। एनआर के घर में सबको लगता है कि यह सब उसकी बीवी यमुना की वजह से हुआ है, क्योंकि यमुना के घर में आते ही एनआर की दादी भगवान के पास चली गई। इसलिए एनआर के परिवार वालों ने यमुना को मनुष्य कहकर घर से निकाल दिया। एनआर को अब चित्रा नाम की पुलिस वाली का फोन आता है, जो कि एनआर की साथी है। चित्रा एनआर को बोलती है कि उनके सीनियर ने किसी स्पेशल ऑफिसर को चेन्नई से बुलाया है, ताकि वह जंगल में मिली लाश का केस सॉल्व कर सके, जो कि एनआर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि वह इतना काबिल तो है कि वह केस को सॉल्व कर सके। अगले सीन में एनआर और चित्रा चेन्नई से आए स्पेशल ऑफिसर से मिलते हैं, जिसका नाम ऋषि होता है और वह काफी जाबाज पुलिस वाला है। ऋषि अब एनआर और चित्रा से केस की डिटेल पूछता है। तब किसी बात पर एनआर और ऋषि की बहस हो जाती है। फिर एनआर ऋषि को बताता है कि जब वह रात को रॉबर्ट की लाश की इन्वेस्टिगेशन करने आया, तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट की लाश पेड़ के ऊपर टंगी थी, जिस पर जाले लगे थे। लोगों के अनुसार वह जंगल के कीड़ों का काम है, पर उसको ऐसा नहीं लगता। और रॉबर्ट की लाश की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसको मार के ऐसे रखा हो, ताकि सभी लोग रॉबर्ट की लाश को देखकर डरे, मतलब कि यह पक्का मर्डर है। फिर चित्रा ऋषि को बताती है कि उसको क्राइम सीन से रॉबर्ट के पैसे और कैमरा भी मिले हैं, मतलब कि मर्डर की वजह चोरी नहीं थी। और लाश के आसपास कनेर के फूल थे, जबकि क्राइम स्पॉट के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी कनेर का पौधा नहीं है। फिर चित्रा बोलती है कि कनेर के फूल में जहर होता है, जिससे हार्ट अटैक आता है, और रॉबर्ट के मरने की वजह भी शायद यही है। तो जिसने भी ये सब किया है, बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। अब थोड़ी देर बाद सत्या अपनी टीम के साथ आकर ऋषि से मिलता है और ऋषि को रॉबर्ट के गेस्ट हाउस ले जाता है, जहाँ वे 2 महीने से रह रहा था, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। ऋषि अब एनआर और चित्रा को लोगों से पूछताछ करने के लिए कहता है, जिनसे रॉबर्ट मरने से पहले मिला था। फिर एनआर और चित्रा अब काफी सारी जगह रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एनआर को एक ढाबे के ऑनर से अब्दुल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि उनके होटल में काम करता है, पर उस दिन वो गायब था जिस दिन रॉबर्ट का मर्डर हुआ। तभी एकदम से अब्दुल ये बात सुनकर ढाबे से भागने लगता है और ऋषि की टीम उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। अब सीन चेंज होता है और अब्दुल ऋषि की कस्टडी में था, जहाँ अब्दुल बताता है कि रॉबर्ट सर काफी अच्छे थे, जो कि उसको काफी अच्छी टिप दिया करते थे और वह उनका फेवरेट भी था। एक दिन रॉबर्ट ने अब्दुल को एक उल्लू का नाम बताकर साथ में जंगल में चलने के लिए कहा, ताकि वह उसकी फोटोग्राफ खींच सके। रात में जब दोनों जंगल में गए तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए रॉबर्ट जंगल में काफी अंदर चला गया और अब्दुल से अलग हो गया। तब अब्दुल को दोबारा डरावनी सी आवाज आई और जब उसने पेड़ पर देखा तो उसको वनराची दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके सर पे हिरन की तरह सिंग थे, जिसको सब लोग जंगल की आत्मा कहते हैं। मतलब कि जो डरावनी चीज हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी, वह वनराची थी। वनराची का चेहरा देखने में काफी भयानक और डरावना था, जो कि गुस्से में अब्दुल को देख रही थी। तब अब्दुल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और उसको लगा कि रॉबर्ट भी वहाँ से भाग गया होगा, पर वह तो मारा गया। अब हमें अगली रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ कैथी और सेल्वी नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तब रास्ते में सेल्वी के पैर में कांटे का फंदा लग जाता है, जो कि शिकारी ने जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था। इससे सेल्वी दर्द से चिल्लाने लगती है और कैथी आसपास कोई लकड़ी ढूंढने लगती है, ताकि वह फंदे को निकाल सके। फिर जैसे कैथी सेल्वी से दूर होती है, तब सेल्वी को उसके सामने वनराची दिखती है, जो कि उसको मारने के लिए आ रही थी। तब सेल्वी काफी जोर से चिल्लाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर ऋषि की किसी खतरनाक गुंडे से लड़ाई हो रही थी। तब ऋषि उस गुंडे को घायल कर देता है और एक लड़की को बचा लेता है, जिसको गुंडे ने किडनैप कर लिया था। अगले सीन में बड़े पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जहाँ डीएसपी सर डिसाइड करते हैं कि वह रॉबर्ट के केस को ऋषि को दे देंगे, क्योंकि वह एक काबिल पुलिस वाला है, जो कि कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ऋषि की एक आंख नकली है, जो कि एक सीक्रेट मिशन के एनकाउंटर में चली गई थी। अब हमें वही सीन दिखाते हैं, जहाँ सेल्वी वनराची को देखकर काफी जोर से चिल्लाई थी। तब कैथी सेल्वी की आवाज सुनकर उसके पास आती है और वह भी झाड़ियों में वनराची को देखती है, जो कि वहाँ से जा रही थी। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ सुबह के समय सत्या और उसकी टीम सेल्वी का इलाज करवाते हैं। फिर सत्या कैथी
से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तब कैथी किसी को भी वनराची के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसको पागल समझेंगे। पर सेल्वी कहती है कि उसने रात को जंगल में वनराची को देखा, पर कोई भी पुलिस वाला सेल्वी की बात का विश्वास नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि वनराची जैसी कोई चीज नहीं होती। सत्या गुस्से में सेल्वी और कैथी को बोलता है कि तुम किसी को भी वनराची के बारे में मत बोलना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर ऋषि की टीम अब फोरेंसिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब उनको पता चलता है कि रॉबर्ट की मौत कनेर के फूल की वजह से नहीं हुई और वह तो बिल्कुल फिट था, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, जिससे उनको समझ नहीं आता कि रॉबर्ट की मौत का कारण क्या होगा। पर यह तो पक्का है कि किसी ने बड़ी प्लानिंग करके उसे मारा है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जो जाले रॉबर्ट की बॉडी से मिले हैं वे ऑर्गेनिक हैं, मतलब कि उसको कीड़ों ने ही बनाया है। ऋषि अब चित्रा और एनआर से केस पे डिस्कस करके कहता है कि उसे इस मर्डर में किसी सीरियल किलर का हाथ लग रहा है, तो शायद ऐसा मर्डर पहले भी कभी हुआ हो या फिर ये पहला मर्डर है और शायद ऐसे मर्डर बहुत जल्द और भी हो सकते हैं, तो उनको केस को जल्दी सॉल्व करना होगा। ऋषि अब सत्या के पास जाकर मिलता है जहाँ उसकी सत्या से काफी अच्छी बातचीत होती है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर ऋषि जंगल के डीएफओ से मिलकर बात करता है। तब डीएफओ ऋषि को बताती है कि सेम ऐसा ही मर्डर 5 साल पहले भी हुआ था, जो कि किसी बाला नाम के ट्रक ड्राइवर का था। दरअसल बाला अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था, तब उसका उसकी गाड़ी से कंट्रोल खो गया और उसका ट्रक पेड़ से टकराया, जिसके कारण बाला मारा गया। फिर अगले दिन उसकी लाश पुलिस को सेम वैसे ही मिली जैसी रॉबर्ट की लाश मिली थी। तब पुलिस को लगा ही नहीं था कि ये मर्डर हो सकता है। कहते अब अपनी फ्रेंड शेल्वी के साथ घर पर होती है। तब शेल्वी अपना सामान पैक करके अपनी जॉब और उस जगह को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वहाँ पर रहना सेफ नहीं है। शेल्वी कैथी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर कैथी मना कर देती है क्योंकि वह अनाथ थी और शेल्वी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में कैथी चर्च जाकर प्रेयर करती है और उसके ऑर्फनेज की मदर लियाना से मिलने जाती है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर ऋषि की टीम अब बाला के घर जाकर उसकी बीवी से पूछताछ करते हैं। पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, पर थोड़ी देर बाद बाला की वाइफ बताती है कि बाला के मरने से कुछ दिन पहले बाला काफी अजीब सी हरकतें करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी की आत्मा परेशान कर रही है, जिसके एक हफ्ते बाद वह एक्सीडेंट में मारा गया। ऋषि की टीम अब गाँव में जाकर बाला के बारे में पूछताछ करती है। तब काफी सारे लोगों का कहना यही था कि बाला मरने से पहले काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसको एक दिन जंगल में लाल साड़ी वाली औरत भी दिखी थी, जो कि शायद जंगल की आत्मा वनराची हो सकती है। जिसके बाद बाला को वनराची बार बार दिखने लगी और एक दिन वह मारा गया। ऋषि की टीम अब जंगल की आत्मा के ऊपर एक एक्सपर्ट की वीडियो देखते हैं, जिसमें बताया गया था कि दुनिया में नेचर के ऊपर कई स्पिरिट होती हैं, जैसे हवा, पानी, आग, अर्थ और जंगल की। इन्हें हर कल्चर में अलग अलग तरह पूजा जाता है और कई लोग तो इनकी डर से पूजा करते हैं क्योंकि हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती, कोई तो इविल भी होती है जो कि लोगों को डराती है और कई बार तो लोगों को मार भी देती है। ऐसी एक स्पिरिट का नाम वनराची है जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करती है। अब हम ऋषि को उसके घर में देखते हैं, जो कि केस के बारे में सोच रहा था। तब उसके सर में माइग्रेन का दर्द होता है और उसको उसके सामने एक काफी डरावनी आत्मा दिखती है, जिससे वह काफी डर जाता है। अगले सीन में हम एकमरम नाम के कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं, जो कि जंगल में अपना कोई प्रोजेक्ट करवा रहा था, पर गांव में वनराची की बातें फैलने के कारण डर के मारे काफी कम वर्कर्स उसके प्रोजेक्ट में काम करने आते थे, जिससे उसका काम काफी डिले हो रहा था। इन सबसे परेशान होकर एकमरम डिसाइड करता है कि वह दूसरी जगह से वर्कर मंगवाएगा ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो। फिर रात को अब हम एकमरम की वाइफ संगीता को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और अपनी भांजी धर्म के साथ घर जा रही होती है। दरअसल संगीता डॉक्टर के पास अपने बच्चे का चेकअप करवाने गई थी, जहाँ उसको आने में देर हो गई। फिर रास्ते में संगीता और धर्म को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि संगीता को देखकर सतर्क रहने के लिए कहती है क्योंकि जंगल में वनराची घूम रही है, जिसको मां बनने का सुख नहीं मिला। तो वह प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे की खुशबू सुनकर उसका बच्चा लेने आती है। यह कहकर बूढ़ी अम्मा संगीता को हाथ में कोई लोहे की चीज रखने को कहती है, जिससे वह सेफ रहे। फिर थोड़ी देर बाद धर्म का घर आ जाता है, तो संगीता को अब अकेले ही अपने घर जाना था। फिर संगीता रास्ते से एक लोहे की चीज लेकर जाने लगती है। तब उसको काफी डरावनी आवाज आती है और उसे पेड़ के ऊपर वनराची दिखती है, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने घर भाग जाती है और दरवाजा बंद करके पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद संगीता का गेट कोई खटखटाने लगता है, जो कि शायद वनराची थी और संगीता वनराची से उसके बच्चे को छोड़ने की भीख मांगने लगती है। तब वनराची घर के ऊपर चढ़कर एकमरम के कमरे में चली जाती है, जहाँ से फिर एकमरम के चिल्लाने की आवाज आती है। संगीता अपने पति को बचाने के लिए कमरे के गेट को तोड़कर अंदर आती है। तब वहाँ पर उसका पति नहीं होता और छत पर एक बड़ा सा छेद हो रखा था, मतलब कि वनराची एकमरम को अपने साथ ले गई, जिसे देखकर संगीता बेहोश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एकमरम को एक पेड़ के नीचे देखते हैं, जहाँ उसकी बॉडी अकड़ी पड़ी थी और वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तब वनराची धीरे धीरे करके एकमरम के पास आती है और उसको जान से मार देती है। अगले सीन में हम ऋषि की टीम को देखते हैं, जो कि संगीता के घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तब चित्रा से हमें पता चलता है कि संगीता की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसने बताया कि रात को वनराची उसके बच्चे को लेने आई थी और उसके पति को लेकर चली गई। फिर ऋषि अपने साथियों को उसकी थ्योरी बताता है, क्योंकि उसको वनराची में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ऋषि बोलता है कि ये किडनैपिंग है, जिसमें संगीता का पीछा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया और किडनैपरों का असली टारगेट एकमरम ही था, जिसको उन्होंने बड़ी चालाकी से प्लान करके किडनैप किया। मतलब कि शायद एकमरम अभी भी जिंदा हो सकता है और उसकी तलाशी के लिए ऋषि अपनी टीम को जंगल में भेज देता है। थोड़ी देर बाद ऋषि और उसकी टीम जंगल में डॉग की मदद से एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ वे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। फिर एकदम से वहाँ पर जोर की हवा चलती है और वनराची की बड़ी डरावनी आवाज आती है, जिससे ऋषि की टीम सतर्क होकर एक्शन मोड में आ जाती है। फिर जैसे ऋषि आगे बढ़कर चेक करता है तो उसको पेड़ के पास एकमरम की लाश मिलती है, जिसको भी सेम रॉबर्ट और बाला की तरह मारा हुआ था। ऋषि और उसके साथी अब एकमरम की लाश को फोरेंसिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसके गले में कुछ हलचल सी होने लगती है, जिसके बाद एकमरम के मुंह से हरे रंग के कीड़े निकलते हैं, जो कि दिखने में काफी वियर्ड सीन था। ऋषि अब उनमें से कीड़े को पकड़कर इंसेक्ट एक्सपर्ट के पास ले जाता है। तब वह एक्सपर्ट बताता है कि ये कीड़े प्रेइंग मेंटिस नाम के प्रजाति से आते हैं, जो कि अपने पैरों की मदद से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इन कीड़ों से सभी मर्डर्स के ऊपर जाले बनाए गए हैं। फिर ऋषि इंसेक्ट एक्सपर्ट से पूछता है कि इन कीड़ों को ट्रेन करके किसी आदमी के ऊपर जाले बनवाए जा सकते हैं क्या? तब एक्सपर्ट बोलता है कि ऐसा करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर वह एक हफ्ते में अपनी रिसर्च करके उनको बता सकता है। अगले सीन में ऋषि अपनी टीम के साथ डीएसपी को उनकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल देता है कि उसको इन सब मर्डर के पीछे काफी ज्यादा लोगों का हाथ लग रहा है, जो कि काफी सफाई से मर्डर कर रहे हैं और उनको कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा। फिर ऋषि बोलता है कि इन तीनों मर्डर के पैटर्न एकदम सेम है और उनमें से कोई आदमी वनराची
वनराची का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है ताकि लोग उनसे डर जाएं, जिससे उनका प्लान फेल ना हो और शायद वह ये सब करके कोई मैसेज देना चाहते हैं। तभी वह सभी की बॉडी को जानबूझकर ऐसी जगह पर रख रहे हैं ताकि सब लोग उनको देखें। अगले सीन में हम मंगई नाम की लेडी को देखते हैं जिसकी काफी अच्छी शॉप है और वह वनराची की डॉल को बनाकर बेचती है। तब रास्ते में एक जया नाम की लड़की जा रही होती है जिसको वनराची की डॉल काफी पसंद आती है। वहाँ मंगई उस बच्ची को वनराची की डॉल देने वाली होती है, पर तभी जया की माँ आकर उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और जया वो डॉल नहीं ले पाती। जया अब अपने घर पर आ जाती है जहाँ वे काफी अजीब बिहेव कर रही थी और अपने घर के बाहर से जंगल की तरफ ही देखे जा रही थी, जो कि जया की माँ को अच्छा नहीं लगता। तो वे उसको घर के अंदर आने के लिए कहती है, पर जया बाहर से एकदम गायब हो जाती है। इससे घबराकर जया की माँ उसको ढूंढने लगती है, पर वह उनको कहीं भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जया की माँ को जया उसके रूम में मिलती है जिसके पास वनराची की डॉल आ गई थी, जो कि जया की माँ को पता भी नहीं चलता। रात को अब जया की माँ को काफी डरावनी से आवाज आती है, तो वह अपने पति को घर चेक करने के लिए कहती है। तब जया के मम्मी पापा के साथ काफी डरावने इंसिडेंट होते हैं। फिर जया के पापा देखते हैं कि उनके घर में वनराची की डॉल पड़ी है, जिससे उनको लगता है कि किसी ने उनके घर में कोई काला जादू किया है। तब जया के पापा गुस्से में उस डॉल को जलाकर खत्म कर देते हैं और जया की माँ को ये सब सही नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि वनराची जया के पापा को ये सब करते पेड़ के ऊपर से देख रही है। अगले सीन में हम यमुना को देखते हैं जो कि एनआर की पत्नी है। एनआर और यमुना ने भागकर शादी की थी। इसके बाद यमुना जब एनआर के घर आई तो उसकी दादी ही मर गई। तब एनआर के घर वालों ने यमुना की कुंडली सही नहीं है यह कहकर उसको घर से ही निकाल दिया और तब एनआर भी यमुना की साइड नहीं ले पाया, जिससे एनआर और यमुना के बीच काफी लड़ाई भी हुई और यमुना अपने मायके चली गई जहाँ उसके पापा थे और वो यमुना से बिल्कुल भी बातें नहीं करते क्योंकि वे उसकी शादी के डिसीजन से खुश नहीं थे। एनआर अब यमुना से आकर बात करता है और उसको ग्रहों की पूजा करवाने के लिए कहता है, पर यमुना नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम चित्रा के घर में देखते हैं कि चित्रा को देखने के लिए कोई लड़का आया है जो कि चित्रा का दोस्त ही है और वो चित्रा को पसंद करता है, पर चित्रा फिलहाल अभी शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने करियर पर फोकस करना था, जिससे चित्रा अपने घर वालों के डिसीजन से उदास थी। फिर चित्रा एनआर से जाकर मिलती है और उसको अपनी शादी के रिश्ते के बारे में बताती है क्योंकि वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और आपस में काफी सारी बातें शेयर करते थे। अब हम ऋषि को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा होता है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ऋषि अपनी वाइफ के साथ बेड पर लेटा था। तब ऋषि बोलता है कि उसको एक मिशन पर जाना है, अगर उसको कुछ भी हो गया तो वह मूव ऑन करके किसी और से शादी कर ले, पर ऋषि की वाइफ साफ मना कर देती है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। फिर ऋषि की वाइफ मजाक में कहती है कि अगर वह मर गई ना तो वह उसको भूत बनकर डराएगी। इस सीन के बाद हमें पता चल गया था कि जो डरावनी आत्मा ऋषि को दिख रही है वह उसकी वाइफ की आत्मा है, मतलब ऋषि के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी वाइफ मारी गई, तभी ऋषि को उसकी आत्मा दिख रही है। प्रेजेंट में अब हम देखते हैं कि ऋषि लेटा हुआ है और उसकी छत पर उसकी वाइफ की आत्मा उसको दिख रही है, जो कि काफी डरावना सीन था और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें मंगई को दिखाते हैं जो कि रात को अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने लगती है। तब रास्ते में एक आदमी उसका पीछा करता है जिससे डरकर मंगई अपने घर फटाफट जाती है। फिर जब वह आदमी मंगई को खिड़की से देखता है तब मंगई के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और मंगई का चेहरा काफी डरावना हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मंगई वनराची में बदल रही है, जिसके बाद वह आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब हम सत्या को देखते हैं जो कि इरफान के घर खाना खाने आता है क्योंकि इरफान की फैमिली ने उसको खाने पर बुलाया था। यहाँ सत्या और इरफान की फैमिली की काफी बातचीत होती है। अगले सीन में ऋषि एनआर के साथ हैनकड़ू जा रहा होता है जहाँ चित्रा थोड़े टाइम बाद आएगी क्योंकि उसको ऋषि ने कुछ पेपर वर्क करने को बोला है। एनआर अब रास्ते में ऋषि से पूछता है कि उसको भूतों में विश्वास है क्या, जिसका जवाब ऋषि नहीं देता है, पर हमें पता है कि ऋषि को उसकी वाइफ विजी की आत्मा दिखती है जिसके लिए ऋषि दवाई भी ले रहा है। फिर एनआर ऋषि को बताता है कि उसने भूतों और डेमी गॉड के ऊपर रिसर्च करी है जहाँ उसको पता चला है कि हर डेमी गॉड के साथ कोई न कोई जानवर जरूर होता है और वनराची के साथ हर इंसेक्ट होते हैं जो कि जाल बनाते हैं और जब भी वनराची किसी आदमी को मारती है तब वह कीड़े उस आदमी के ऊपर जाले बना देते हैं और ये एक तरह का कर्म कांड है। यह सुनने के बाद ऋषि एनआर पर गुस्सा होता है क्योंकि उसका कहना था कि ये सब वनराची ही कर रही है। फिर ऋषि कहता है कि हम ये सब अपनी रिपोर्ट फाइल में नहीं लिख सकते और हर मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होता है जिसके ऊपर वह कैसे भी करके पहुंच कर ही रहेंगे। फिर ऋषि और एनआर अब गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं जहाँ पर सत्या उनके रहने का पूरा अरेंजमेंट करवाता है और कैथी को ऋषि के असिस्टेंट के रूप में रख देता है क्योंकि ऋषि को जंगल में किसी फॉरेस्ट एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो कि उनकी मदद कर पाए। सत्या कैथी को ऋषि की टीम के साथ ही रहने को बोलता है ताकि उनकी टीम को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। ऋषि अब सत्या से सेल्वी के बारे में पूछता है जिसको वनराची दिखी थी, पर सत्या बोलता है कि सबको ही वनराची दिख रही है, पर उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रात को एनआर यमुना से फोन पर बात करता है और उससे अपनी फीलिंग बताता है कि उसको उससे दूर होकर अच्छा नहीं लग रहा है। तब यमुना का भी सेम यही हाल होता है, पर वह उसे कुछ कहती नहीं, जिसके बाद एनआर फोन काट देता है। अब हम चित्रा को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड हीरा को स्टॉक कर रही थी। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हीरा को प्यार करती है। तब एकदम से हीरा चित्रा को फोन करके कहती है कि उसको एक काम के लिए उसके शहर आना होगा, तो क्या वह 2 दिन उसके साथ रह सकती है, जिसके लिए चित्रा खुशी खुशी हाँ कर देती है क्योंकि चित्रा हीरा को प्यार जो करती थी। इधर अगले दिन ऋषि और एनआर केस डिस्कस करते हैं। तब एनआर बोलता है कि किलर एकमरम को उसके घर में भी तो मार सकता था, पर उसने उनको जंगल में ले जाकर क्यों मारा, और रॉबर्ट को भी जंगल में मारा गया था, जिससे ऋषि को मर्डर का कनेक्शन जंगल से लगता है। ऋषि अब कैथी के साथ पहले एकमरम के ऑफिस जाता है जहाँ ऋषि को एकमरम का एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जिसमें एकमरम का फोन और कुछ डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद ऋषि अपनी टीम के साथ एकमरम की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ उसको ठेकेदार से पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट बंद होने वाला है जो कि जंगल काट कर बनने वाला था क्योंकि एकमरम सर मर चुके हैं और शायद इस प्रोजेक्ट को चालू होने में साल भर लगेगा क्योंकि सरकार अब दोबारा टेंडर निकालेगी। ऋषि की टीम अब सामने वाले जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आता है जिससे कैथी ऋषि की टीम को बचा लेती है। फिर ऋषि की टीम अब जंगल के बाहर आते हैं तब एकदम से जोर की बारिश होने लगती है और वह सब एक शेल्टर के नीचे खुद को बारिश से बचाते हैं जहाँ कैथी को पता चलता है कि ऋषि की एक आंख निकली है जिससे वह थोड़ा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एकमरम की बीवी का बच्चा मर गया जिससे वह जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ ऋषि अपने घर में बैठा होता है तब वह कुछ सोचता है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ऋषि का उसकी वाइफ विजी से झगड़ा हो गया था और वह विजी को अवॉइड करके अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा था। तभी विजी ऋषि को फोन करके मिलने को कहती है, नहीं तो वह खुद को गाड़ी से उड़वाकर मार लेगी। फिर जब ऋषि विंडो से बाहर देखता है तो विजी उसके सामने खड़ी थी, जिसके बाद एकदम से कैथी ऋषि के रूम में आती है और वह डर के जाग जाता है। ऋषि अब कैथी से बातों बात
बातों में अपने माइग्रेन के दर्द के बारे में बताता है। तब कैथी ऋषि को ब्लैक टी देती है जिससे सर दर्द में रिलीफ मिलता है। यहाँ कैथी और ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अगले सीन में हम जय के पापा रतिराम को देखते हैं जो कि अपनी चाय की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब रतिराम की वाइफ उसको फोन करके बताती है कि उसने एक पंडित जी से बात करी जिसने बताया कि उन्हें वनराची की डॉल को जलाना नहीं चाहिए था और उनको आज ही कोई पूजा करनी होगी जिससे सब सही हो जाएगा। रतिराम अब अपनी गाड़ी में बैठता है। तब उसको मिरर में वनराची दिखती है। फिर वनराची रतिराम की गाड़ी के ऊपर आती है और उसे मार डालती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सत्या अपने घर पर कुछ चिड़ियों को खाना डालता है, जहाँ पर हम एक नीला नाम की चिड़िया को देखते हैं जो कि सत्या की बातें मानती थी। फिर अगले सीन में सत्या अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है जहाँ शिकारियों ने बहुत सारे फंदे लगा रखे थे ताकि वह जानवरों को पकड़ सके। तब सत्या इरफान से बोलता है कि वह इन शिकारियों को जल्दी पकड़ लेगा क्योंकि इन लोगों ने जंगल में आतंक मचा रखा है। उसके बाद जंगल के अंदर हम शेखर नाम के शिकारी को देखते हैं जिसने जंगल में अपना कैंप लगाया हुआ था और उसने एक हाथी को भी मारा हुआ था जिसके दांत उसके साथी निकाल रहे थे। तभी शेखर का एक साथी उसके पास आकर बताता है कि फॉरेस्ट पुलिस वाले 5 किलोमीटर की दूरी पर है और जल्द ही वह यहाँ आ सकते हैं। जिसके बाद शेखर और उसके साथी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जिनको रतिराम की बॉडी मिली है और उसको भी वनराची ने बाकी लोगों की तरह मारा हुआ था। ऋषि अब रतिराम के भाई से जाकर पूछता है कि कल वह कहाँ था जब उसके भाई का मर्डर हुआ। तब वह बोलता है कि वह पास के शहर जा रखा था अपने बिजनेस के सिलसिले में। ऋषि को रतिराम के भाई पर शक होता है क्योंकि वह ये सब बोलते हुए काफी घबराया हुआ लग रहा था और रतिराम के भाई को अब उसी शिकारी का फोन आता है जिसने अभी हाल ही में हाथी को मारा है। शिकारी रतिराम के भाई से किसी चीज के पैसे मांगता है और न मिलने पर उसके साथ अच्छा नहीं होगा ऐसा कहकर धमकाता है। तब रतिराम का भाई बड़ी चालाकी से ऋषि से ये सारी बातें छुपा लेता है। ऋषि की टीम अब रतिराम की गाड़ी को चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें एक बाल मिलता है जो कि शायद किलर का हो सकता है जिसे ऋषि डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर को उनके कैमरे टूटे हुए मिलते हैं जो कि उन्होंने जानवरों को देखने के लिए लगाए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर अब वे कैमरे की मेमोरी कार्ड सत्या के पास ले जाते हैं और जब सत्या चेक करता है तो उसमें उसको पेट पर वनराची दिखती है जिसके बाद वह कैमरा खराब हो जाता है। ऋषि की टीम अब रतिराम के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ एनआर को रतिराम की बीवी से पता चलता है कि वह रात को कोई पूजा करने वाले थे। दरअसल रतिराम को लग रहा था कि किसी ने उसके घर में काला जादू किया है क्योंकि उसको उसके घर में वनराची की डॉल मिली थी। ऋषि अब गार्डन में जया को देखता है जो कि वनराची की डॉल को गाड़ रही थी। जब ऋषि जया से बात करता है तो वह बताती है कि मेरे पापा ने वनराची की डॉल को जला दिया था जो कि वनराची को पसंद नहीं आया। तो वह गुस्से में उसके पापा को अपने साथ ले गई। फिर ऋषि अपनी टीम के साथ मंगई के घर पर जाकर छानबीन करता है जहाँ उसको वनराची की कॉस्ट्यूम मिलती है। मतलब कि मंगई सबको वनराची बनकर डरा रही है। ऋषि अब मंगई को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करता है। तब मंगई बोलती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, वह मरने वालों को जानती तक नहीं है। फिर मंगई बताती है कि वह अपने पेरेंट्स से काफी टाइम से दूर रह रही है और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ये दुकान खड़ी की है जहाँ वह वनराची की डॉल बनाकर बेचती है। मंगई आगे बोलती है कि जया ने एक दिन पहले उसके पास आकर खुद ही उससे डॉल ली और जो कॉस्ट्यूम उसके घर से मिला है वह उसका ही है जो कि उसने एक ड्रामा के लिए लिया है क्योंकि मंगई एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई है और अपने साथियों के साथ मिलकर वनराची थीम पर एक एक्ट करने वाली है जिसकी वे पास के गाँव में प्रैक्टिस भी कर रही है। ऋषि के सर में अब एकदम से दर्द होने लगता है और उसे विज्जी के पास्ट की बातें याद आती है। अब हम देखते हैं कि सत्य ने गाँव में कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि चुपके से जानवरों को शिकार कर रहे थे जिससे वह इरफान को कहकर जेल भिजवा देता है। फिर रात को अब ऋषि सत्य के पास आकर वनराची की वह वीडियो देखता है। तब ऋषि उस वीडियो को देखकर कहता है कि जो भी हो वह बड़ी चालाकी से काम कर रहा है। मतलब कि ऋषि को अभी भी विश्वास था कि ये वीडियो नकली है और ये सब उनको कोई वनराची पर विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है। ऋषि और सत्या केस से रिलेटेड बातें करते हैं। उसके बाद सत्या ऋषि को उसके बर्ड से मिलवाता है जिसका नाम नीला है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ रॉबर्ट एक सेल्वन नाम के आदमी से मिलकर उसको चुपके से एक बकरी में नशे की इंजेक्शन लगाकर लाने को बोलता है ताकि वह जानवरों को खाना देकर उसकी फोटो खींच सके जिसके लिए रॉबर्ट उसको खूब सारे पैसे भी देता है। अगले सीन में हम गाँव के मुखिया कलिया पेरुमल को देखते हैं जो कि गाँव वालों को समझा रहे थे कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी उनके काम में दिक्कत नहीं डालेगा। फिर हमें पता चलता है कि सेल्वम को भी गाँव में हो रहे मर्डर और वनराची के बारे में पता चल गया है जो कि उसको पता नहीं था क्योंकि वह गाँव से बाहर गया था। ऋषि अब गाँव के मुखिया कलई पेरुमल से जाकर मिलता है जो कि मंगई के पापा हैं। कलई पेरुमल अब ऋषि को बताते हैं कि मंगई को शुरू से ही ड्रामा और एक्टिंग काफी पसंद थी पर वह सिर्फ अपनी रेपुटेशन की सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने मंगई की शादी 19 साल में ही करवा दी। लेकिन शादी के बाद मंगई का हस्बैंड उसको मारने पीटने लगा क्योंकि वह थोड़ा साइको टाइप का आदमी था। तब मंगई ने अपने हस्बैंड से रिश्ता खत्म कर लिया और वह अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं आई क्योंकि वह उनसे नाराज थी। जिसके बाद मंगई अकेली रहने लगी। इधर एनआर और चित्रा थिएटर वाले ग्रुप से पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मंगई सच कह रही थी, वह वनराची के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। ऋषि की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मर्डर कौन और क्यों कर रहा है क्योंकि केस घूमता ही जा रहा था पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन ऋषि जॉगिंग करते हुए केस के बारे में सोचता है। तब उसको रास्ते में कैथी मिलती है जो कि ऋषि की बॉडी से जोक को निकालती है क्योंकि उसकी बॉडी पर जोक चिपक गई थी। अब एकदम से वहाँ पर सीन रोमांटिक होने लगता है। तब ऋषि को उसके सामने विज्जी की आत्मा दिखती है और वह कैथी को वहाँ से जाने को बोलता है। जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों इस वेब सीरीज के एपिसोड काफी बड़े हैं इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लाएंगे। यह पहला पार्ट था और अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, हम कल ही वीडियो अपलोड कर देंगे। और दोस्तों आपसे अगला पार्ट मिस ना हो जाए इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।